बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। और आज हम आस पास नज़र दौड़ाते हैं और रमज़ान के बिलखुसूस इस महीने में हम देखते हैं कि हमारे सियासत में क्या हो रहा है, हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है। आप मीडिया को देख लें, आप किसी खबर को उठा लें, हालात का तस्करा कर लें, आखिर हो क्या रहा है, कौन है जो इसको ठीक करेगा। जब इस्लाह की बात करें, तरबियत की बात करें, जिम्मेदारी तो यूँ हर इंडिविजुअल पर आती है। जब हम सियासत की बात करते हैं, इंटॉलरेंस की बात करें, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस की, तो फिर ज़ाहिर जिम्मेदारी सियासतदानों पर आती है। एग्जैक्टली आ जाती है। और फिर क्यों ना यही बात हम सियासतदान से ही करें। हमारे साथ हैं जी पीटीआई की सीनियर रहनुमा शांदाना गुलजार साहिबा, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया जी। शांदाना साहिबा, रमज़ान हमें जो सिखाता है, जो दर्स देता है, हम उस पर ज़रा बर्दाश्त की बात भी करते हैं, हम उसमें तरबियत की बात भी करते हैं। ज़रा हमारा जब हम प्रैक्टिस करते हैं कोई भी अच्छा काम, हमारे बच्चे वो देखकर सीखते हैं। जो इस वक्त हमारा टेलीविज़न, जो इस वक्त हमारा सोशल मीडिया, जो इस वक्त हमारा पॉलिटिकल कल्चर हमें बता रहा है, उससे कितना नुकसान हो रहा है? शुक्रिया जी। देखिए, एक तो आप दोनों को रमज़ान मुबारक, अल्लाह करे कि आखिरी अशरा हम सब के लिए मग़फ़िरत का बाइस हो इंशाअल्लाह। दूसरी बात देखें, रमज़ान एज अ कॉन्सेप्ट हम समझिए एक महीना है सब्र का, या एक महीना है रोज़े रखने का, या गरीब की फीलिंग का। नहीं, एसेंशली रमज़ान इज़ इस्लाम इन अ नटशेल। आपको साल के 11 महीने एक ऑर्डनरी ज़िंदगी गुजारते हैं जिसमें तकालीफ होती है, दुनियावी दीनवी हर किस्म की। रमज़ान आप अपनी ये जो टूटी फूटी कश्ती होती है ना, आप उसको डॉक करते हैं अल्लाह के यहाँ और उसकी रिपेयर करते हैं। ठीक है, जिस हद तक हो सकती है। बिल्कुल। अब इशू ये है कि आप जिस तरह बात की कि जो हमारे कल्चर में या हमारे पॉलिटिकल सीन में या हम लोग क्या करते हैं। देखिए, जो एक साल से क़यामत चल रही, पाकिस्तान में वैसे तो 75 साल से क़यामत चल रही है, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई, हम कहाँ रह गए। राइट। सो द राइट टू डेवलपमेंट पाकिस्तान में कभी एक्सरसाइज ही नहीं हुआ। The right to develop belongs to a few select families and a few select professions and a few select, you know, whatever. True. तो अगर हमें रमज़ान से कुछ सीखना है, it is unity. हर बंदा डिज़र्व करता है कि उसके पास वो हो। आपके जो अरमान है वो मेरे अरमान है, वो उनके अरमान है, वो उनके अरमान है। छोटे छोटे अरमान होते हैं, बच्चे स्कूल जाएँ, हस्पताल अवेलेबल हो, घर हो, जॉब हो, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी हो, इज़्ज़त वाली वेजेस हो। हर कोई तो जहाज़ नहीं चलाता ना। बट आप तो रमज़ान में आपको एक ये लेसन मिल रहा है कि हर बंदा मेरे इक्वल है। और अगर ये लेसन आपने नहीं सीखा रमज़ान में कि आप मेरे इक्वल है, आप मेरे बराबर है, आप इस्लाम के किसी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हो, आप पाकिस्तानी हो कि गैर इस्लामी हो, लेकिन इक्वालिटी तो आइन में है और आइन तो इस्लाम पे बेस्ड है हमारा। तो ये महीना अगर हम इसको पॉजिटिव सेंस से लें, जो जदोजहद एक साल से चल रही है पाकिस्तान के लिए, ये एक हकीकी आज़ादी। खान साहब क्यों कहते हैं वी गो बैक टू द बेसिक्स। जिस तरह रमज़ान में यू गो बैक टू द बेसिक्स, इन दिस पोलिटिकल स्ट्रगल यू गो बैक टू द बेसिक्स। कायद आज़म के क्या ख्वाब थे इस मुल्क के लिए, अल्लाह इकबाल के क्या ख्वाब थे इस मुल्क के लिए, और क्या वो ख्वाब मैं और आप मुस्तहिक नहीं है देखने के? क्या हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी अच्छी जगह पढ़ें? आप क्या इस रमज़ान आपने क्या ऐसा काम किया जिससे आपको लगा कि हाँ मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे ये करना है इस रमज़ान? देखिए, जो पर्सनल मैं इबादत कर रही हूँ, जो पर्सनल चैरिटी, वो तो नेचुरली टॉकिंग अबाउट इट वो सारी नेकियाँ ख़त्म हो जाएंगी। द गुड थिंग इज़ कि मैं और मेरी वालदा, दो लोगों ने मेरे घर पे रेड किया था और घर से निकाला था वालदा को। मुझ पे गुस्सा आया हुआ था, मेरे सेडिशन का केस था और उसमें इन लोगों ने बदला मेरी वालदा से लिया। अभी भी थ्रेड्स मिलती रहती हैं, दोबारा मुझ पे केस कर दिया है। आई थिंक जो मैंने अपनी ज़ात के लिए अगर कोई काम किया हो, सब्र मैंने सीख लिया इन द फेस ऑफ एब्जेक्ट लाइज। इस किस्म की झूठ बोलते हैं ट्विटर पे, अदालत में, कुरान पे हाथ रख के, कि मैं शौक में चली जाती हूँ। और उस पर आपने सब्र किया? वो मैंने अपने लिए किया, मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। ठीक है। सो शायद उससे मेरा दीन बेहतर हो जाए। दुनिया को तो अल्लाह ही पता है। तो आपने बड़ी प्यारी बात की, सब्र करते हैं। आज चूँकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का भी आपने जिक्र किया, तो मैं एक ज़रूर सवाल भी करना चाहूँगा, बिकॉज अभी एक डेवलपमेंट भी थी। सुप्रीम कोर्ट जब कहता है गवर्नमेंट को कि आपने पंजाब के लिए, KP के लिए फ़ंड्स जारी करने हैं, फाइनेंस डिवीजन जारी करना है, 21 अरब जारी करना है, आज करारदाद पेश कर देते हैं जी पार्लियामेंट में कि हम जारी नहीं कर सकते, मुस्तरद करते हैं इसको। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है ना, जो किसी को समझ नहीं आ रही, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है जजेस सिर्फ उसकी प्रोनाउंसमेंट करें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। जजेस कानून नहीं बना रहे। आइन में लिखा है नो लेटर देन 90 डेज और शैल लिखा है। अब क्या होगा जब गवर्नमेंट के लिए पैसा नहीं देंगे? वैसे शांदाना जी, एक बात तो बताएं मुझे, क्या आप लोग इतना खजाना खाली छोड़ गए कि वो कहते हैं 21 अरब भी नहीं है, और कहते हैं पिछली हुकूमत ने ये किया है?
इतना खाली छोड़ के खजाना किधर किए पैसे? क्या कर दिया आपकी मुझे हुकूमत शो ने? नहीं करना, आप चाहते हैं मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स और इकोनॉमी पे आ जाऊं? चले थोड़े से मतलब मुझे बताएं, वैसे 21 अरब भी नहीं है खजाने में। मुझे ये बताएं, अभी जो ये आटा $20 टन खरीदा है यूक्रेन से कीड़ों वाला और $360 टन बेचा गया है, तो ये बीच में पैसे किसने बनाए हैं? वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्शन के पैसे नहीं हैं। इस पे वैसे ये जो स्कॉलरशिप्स अनाउंस कर रहे हैं, कहाँ से ये पैसे आ रहे हैं? यानी पैसा ये है जो सिर्फ foreign इंतखाबात trips- के लिए नहीं है। बिलावल जरदारी ने कितनी फॉरेन ट्रिप्स की हैं पिछले 1 साल में? 80, उस पे 2.25 अरब लगा है। वो कहाँ से आए हैं? जस्ट इन केस गवर्नमेंट कहते हैं कि पैसा नहीं है, हम नहीं पैसा देंगे, है। खान साहब खुद Simple पैसा solution इकट्ठा है। कर सकते हैं इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट की तनख्वाहें बंद कर दें, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बंद कर दें, ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें बंद कर दें। 2-3 महीनों के लिए पैसा निकल आएगा। कोई गरीब तो नहीं है ना पार्लियामेंटेरियंस गरीब है, ना सुप्रीम कोर्ट वाले गरीब है, और ना ब्यूरोक्रेसी। ग्रेड 22 की तनख्वाहें बंद कर दे, चले बात खत्म। पैसा बहुत है। आपके वज़ीर आज़म तो कहते भी हैं कि हमने तो कट लगाए हैं अपने एक्सपेंडिचर्स पे। 150% रेजेस दिए हैं सबको। अच्छा, एक्सपेंडिचर्स के लिए खास उन्होंने हर दूसरे महीने, मैं आपको ना बोरिंग बात है, मैं आपको इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की जितनी निकल आती हैं वो तो इंटरनेट पे होती हैं, Right. और वो तो IMF पे उनको देख रहा होता है। जो इन्होंने अपने आप पे रियायतें की हैं वो सारी रियायतें दिखा दे ये लोग। ज़्यादा ना महंगाई ने आपको किस हद तक मुतासिर किया? लाइफस्टाइल में क्या चेंज आया है? देखिए, मैं तो खुद बेरोज़गार हूँ पिछले अप्रैल से, जब से रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुई है। ना मेरा कोई बिजनेस था, मैं अपनी वालदा की पेंशन खा रही हूँ, और पहले तो तकलीफ होती थी कहते हुए, अब तो हंसी भी आती कि ये दिन भी देखने पड़े। वे नॉट रिच फैमिली, हम पढ़े लिखे लोग हैं, मालदार कभी भी नहीं थे। वे कंफर्टेबल, गांव में घर है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वे नॉट रिच पीपल। ये इसमें फ़ायदा मुझे हुआ कि जो मैं अवॉइड कर रही थी, मैंने अपना छोटा सा स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज स्टार्ट करने की कोशिश की है। मैंने फैमिली से लोन्स भी लिए हैं, लेकिन मैंने अपनी सारे खर्चे काट डाउन कर दिए जो मुझे नॉर्मल लगते थे। एंड आई थिंक ये मेरे लिए क्या भी नॉर्मल लगता था? कपड़े और अब लगता खरीदना, है कि- दर्जी के पास जाना, बाहर खानों पे जाना, दोस्तों से मिलना, तोहफे तहाइफ देना, और ये सब छोड़ दिया मुझे पहले शर्म आती थी एडमिट करने में, अब मुझे शर्म नहीं आ रही है। बिकॉज़ दैट्स विद एवरीबॉडी एक्चुअली। क्या पैसे ना होना शर्म की बात है? नॉट एट ऑल। झूठा होना शर्म की बात है, Absolutely. कातिल होना शर्म की बात है, Absolutely. करप्ट होना शर्म की Pretend बात करना है। शर्म की बात है। बट कि आप थिंग इज, जो नहीं क्योंकि आपको कभी बन हुआ रहे। नहीं था ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो 6 फिगर्स में कमाती थी बिफोर आई बिकेम एन MNA। बहुत अच्छा कमाया, सारी उम्र बहुत अच्छा खाया है, खिलाया है। लेकिन आई थिंक जो अगेन रमज़ान और 11-12 महीनों मुझे सिखाया है कि ज़िंदगी आपको प्लेट में नहीं मिलेगी, किसी गारंटी के साथ नहीं मिलेगी। आप किसी के भी बच्चे हों, आप किसी के भी नौकरी में हो, आप पे अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आएंगे, और ये आपकी बेनिफिट के लिए हैं। आप इसको 2 तरीक़ों से देख सकते हैं, हाय बेचारी वाई मी, और कि नो मैं खुद इस रास्ते पे निकली हूँ। मैंने बनना भी नहीं चाही थी। पिछले इंटरव्यू मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत रेजिस्ट किया था, बिकॉज एक लाइफस्टाइल था जो मैं नहीं छोड़ना चाह रही थी, एक प्राइवेसी थी, एक ज़िंदगी थी। बट अब जब निकल आया, मैंने कभी किसी पे एहसान नहीं किया, और ना मैं भी स्टार्ट करूँगी, अपनी पे ही कर रही हूँ अगर कुछ कर रही हूँ। बट एक रियलाइजेशन आ जाती है हाउ द अदर हाफ लिव्स। ये मुझ पे इतने केस झूठे ना होते तो, और अगेन अल्लाह भला करे ILF के वकला का और PTI का कि मुझे फ्री लीगल सर्विसेज टॉप वकला की मिलती हैं। बट इमेजिन व्हाट 99% ऑफ पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू इन दिस मंथ। सो अगेन देयर इज सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। लेकिन रमज़ान का ये जादू तो एक है ना, अल्लाह वाला जादू, नॉट ये पीर तोड़ने वाला। बरकतें तो है ना, हाँ, क्योंकि दस्तरखान फिर भी सज रहे हैं, लोग फिर भी खा रहे हैं, Absolutely. और फल भी नजर आ रहे हैं, Exactly. दस्तरखान भी हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से सीख रहे हैं, और ऐसे ऐसे आजिज़ तबीयत लोग हैं उनके साथ आप बैठते हो, बात करते हो, आपको लगता है कि ये तो आलिम था। सो आई थिंक द वन थिंग व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट इज़ दैट यू लर्न टू बिकम ग्रेटफुल अगेन। भूल जाता है इंसान पाकिस्तान जैसे मुश्किल मुल्क में रह के, मुश्किल हालात में आप भूल जाते हो कि देयर इज़ एन आयत, यू नो, कि देयर इज़ अ सेइंग। मेरे अरब दोस्त ये बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, तमाम। और मैं कभी कहती थी ये कैसे होता है अल्हम्दुलिल्लाह कुल्ले हाल, तकलीफ़ हो रही है, मौत हो गई है, चोरी हो गई है, मर्डर हो गया। नहीं, मैंने इसमें भी सीख लिया कि सख्त से सख्त तकलीफ, बट ये मेरी ज़ात तक है फ़िलहाल। अल्लाह करे कि द पीपल हु कम इन कॉन्टैक्ट विद मी, मेरे नेफ्यूज़ नीसेस हो गए, फैमिली वाले, कि वाकई मैंने सीख लिया हाउ टू बी ग्रेटफुल। शायद मुझे पहले नहीं पता था। ठीक है, लेकिन जिससे पहले आपने कहा ना कि अब आप एक स्मॉल एंटरप्राइज की तरफ जा रही जी, हैं, बिल्कुल, डज हाँ। दैट मीन कि अब सियासत से थोड़ी किनारा कशी हो जाएगी? नहीं, मैंने Not at उस तरह से तो नहीं। आई ऑलवेज बी अ वर्कर फॉर PTI, आई ऑलवेज बी अ वर्कर, TV पे आऊँगी, प्रेजेंटेशन करूँगी। लेकिन बिकॉज ये पिछले 3-3.5 साल वो पर्टिकुलरली फ्रस्ट्रेटिंग, एक पैराशूटर आया था PTI में, अब कहीं और चला गया, वो मेरे हल्की की टिकट उसको मिली भी थी। वो इन टर्म्स ऑफ एरिया, लोकेशन एंड इन टर्म्स ऑफ पार्टी दोनों पैराशूटर था। और मैं कहते कहते थक गई कि जी इसकी बात की है आपने? एक हैं कौन है? एक्स MNA, करंट MNA जो भी हैं,
तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे रिजर्व है, मैंने नहीं आना। मैं तो नाम सोचने के बाद रमजान किचन में तो नहीं उछाड़ी, पगड़ी नहीं उछाड़ी। बस देखिए बता दी उन्होंने, उनके हल्के से सारे समझ जाएंगे। आप ढूंढ लेंगे ना। ठीक है। तो इशू ये है कि आई वांट टू नाउ कम एज एन ओपन सीट, एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम माय एरिया। अगर नहीं आ सकती, नेचुरली आई डोंट हैव द मनी फॉर इट, पार्टी से मुझे स्पॉन्सर करेगी, बट अगर ऐसा नहीं हो सकता तो देन इंशाल्लाह आई विल ऑलवेज बी अ वर्कर फॉर पीटीआई। टिकट की बात हुई है वैसे? वो तो कब की मैंने की हुई थी, लेकिन तब हालात नहीं, आई डोंट नो इफ इट्स डन और नॉट, तो खान साहब की मर्जी। नहीं, लास्ट में बात क्या हुई टिकट पर? जो खान साहब की मर्जी। अगर ना आई विल नेवर कॉन्टेस्ट। अगर ना दें तो कोई मसला नहीं। लेकिन मैं वो ऐसे कहा गया आपको कि ऐसा टिकट दे रहे हैं आपको आपके हल्के का? टिकट पे कहाँ खड़ी है पीटीआई? टिकट मारना शुरू कर दी? नहीं, अभी तो नेशनल असेंबली का पता नहीं कब इलेक्शन होगा, जिस तरह ये हालात चल रहे हैं। सो मैंने अपना एंटरप्राइज इसलिए भी स्टार्ट किया कि आइंदा कभी भी मैं तनख्वाह पे डिपेंडेंट ना हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसे अपना लगाएंगी ना? एग्जैक्टली। नहीं, वालदा की मैंने जितने पैसे एक साल खाए हैं, इतना कुछ होगा। इमेजिन पेंशन कितनी होती होगी गवर्नमेंट सर्वेंट की, वो मैं खा रही हूं। अम्मी कहती नहीं मेरी पेंशन खा गई सारी। शी इज एन अमेजिंग, शी इज अ माउंटेन माशाल्लाह। आई यूज्ड टू थिंक कि शायद मेरे बाबा स्ट्रांग है और उन्होंने बड़े एहसान किए, बट अब बाबा के बाद जब मैं अम्मी को देख रही हूँ एंड द वे शी इज, मैं कहती हूँ शायद ऐसी किसी की वालदा हो ही ना। इंसान है, नजर ईगो का इशू होता है, बट शी इज ट्रूली अ माउंटेन ऑफ स्ट्रेंथ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा अफ्तारी में क्या बनाती है? अफ्तारी बनाती है, पहले ये बताएं, उसके बाद ये बताएं क्या बनाती है। खाने का शौक है, बनाने का शौक नहीं है, बट बनाती हूँ। ये अम्मी ही है? नहीं, फ्रूट चाट भी बनाती हूँ, दही बड़े भी बनाती हूँ, जो खुद खाती हूँ वो बनाती हूँ, सैंडविचेस बनाती हूँ, आई कैन मेक नाइस पकौड़ाज, मतलब बना तो सब कुछ सकती हूँ। जरूरत ईजाद की माँ है। अफ्तारी में सबसे ज्यादा दही बड़े। दही बड़े, अच्छा। मैं सोनी दही है ना, उसमें ठंडा सारा दिन प्यास लगती है, बल्कि मैं तो बीइंग अ वकील अल्लाह से मुझे नेगोशिएट करती हूँ कि अल्लाह ताला कहीं तो आपने गुंजाइश एक गिलास पानी की छोड़ी होगी ना, खाना नहीं खाना, बस थोड़ा पानी पिला दो। थोड़ा पानी पिला दो। वो नहीं है गुंजाइश, बड़ी मैंने ढूंढी। थैंक यू सो मच जी, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। और बड़ा ही जबरदस्त सारा, कितनी प्यारी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ पॉजिटिव बातें, यही हमें करनी चाहिए, इसी कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे रमजान और हमें वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी, रमजान, और हम मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद, मजेदार रमजान। आज क्या बन रहा है हमारे किचन में? आज आपके भाई को पता है क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? कढ़ाई बन रही है। पूछ ले बेशक। कौन सी वाली बन रही है? अच्छा, ये कैसे आपको पता कढ़ाई बन रही है? कढ़ाई देखकर तो नहीं आपने कह दिया कि किचन में कढ़ाई पड़ी है तो आपने कहा कढ़ाई बनी। कढ़ाई में कुछ भी बन सकता है। जब मुझे भूख लगती है, मेरा पेट मुझे बता देता है इसमें क्या जाएगा। ओके, जो आपको दिल कर रहा होता है। मतलब समीन वो बनाती है जो आपका दिल कर रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम समीन। वालेकुम अस्सलाम सबीन, वालेकुम अस्सलाम शुएब। आज मुझे मेरे डायरेक्टर साहब ने बोला कि आप जवाबन सलाम कहती हैं, आपको वालेकुम सलाम कहना चाहिए, तो आज मैंने स्पेशली आपको वालेकुम अस्सलाम बोला है। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आज कुछ गुम गया था जो आप काफी देर से ढूंढ रही थी किचन में। कहीं मुर्गी भाग तो नहीं गई थी? मैं ऑन एयर बता नहीं सकती हूँ। अच्छा। मुर्गी बिल्कुल नहीं भागी थी। उस दिन आपने ठेले वाला बर्गर में भी बिल्कुल सही जो था वो गैस किया था कि आज कुछ लग रहा है कुछ ठेले वाली चीज़ बनने वाली है, तो आज मैं आपको बता दूं कि आज भी आप थोड़ा थोड़ा सही पहुंच गए कि आज हम आ रहे हैं ढाबा कढ़ाई पे। वो कढ़ाई जो कि मेरी एक बहुत फेवरेट है, बहुत इजी है, और आप यकीन जानिए कि मैंने जिसको ये रेसिपी बताई है उससे मुझे बहुत दुआएं दी है। तो आज मैं चाह रही हूँ पूरा पाकिस्तान मुझे दुआएं दे जो मुझे यहाँ पे देख रहा है, क्योंकि इतनी आसान कढ़ाई होगी, इतनी ऐसे नहीं, पहले पूरा बताएं, सिखाएं, कोई अपना ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट आउट करें। कुछ भेजे तो दिल से दुआएं निकलेंगी, फिर हमारे स्टमक से भी निकलेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1 स्पाइस कढ़ाई है, इसमें कोई मसाले नहीं है, इसमें कोई लहसुन अदरक नहीं है। मैं बताती हूँ स्टार्ट करते हैं कि हमने बनाना कैसे। अच्छा, मेरे पास क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है तो मैंने ये किया है कि मैंने इधर कढ़ाई के अंदर तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल लिया और मैंने चिकन को नमक के साथ थोड़ा सा फ्राई किया, ताकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमारा जो चिकन है वो हाफ कुक हुआ हो। अब मैं दोबारा से फ्लेम ऑन कर रही हूँ और आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको कच्ची पक्की चिकन जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, इसके अंदर लहसुन अदरक किसी किस्म की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट आप जब ये कढ़ाई खाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होगा कि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं डाला हुआ। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी लेस इंग्रेडिएंट, बट टेस्ट में ये इतनी उम्दा, इतनी बेहतरीन है कि आप खुद कहेंगे कि यार ये क्या बन गया। अच्छा, मेरे पास ये टमाटर कटे हुए हैं, ऊपर से मैंने ये एज काट लिया और ये मैंने हाफ टमाटर को इस तरह मैं इसके ऊपर सेट करूँगी, इस तरह मैं सेट करूंगी ताकि ये स्टीम के अंदर जो है वो पके और इसका छिलका आराम से उतर जाए। अच्छा, आप चाहें तो छिलका उतार कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने तकरीबन जो है 3 से 4 टमाटर, डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर। मुझे लगता है कि इतनी कढ़ाई के अंदर 3 टमाटर के साइज़ बड़ा है तो ठीक होंगे, आप चाहें तो 4 भी डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने चूल्हा थोड़ा फ्लेम किया कम ताकि ये जाए थोड़ा सा दम पे, और साथ ही मैंने
ये जो हल्के हरे रंग की मोटी वाली हरी मिर्च जो मुझे बहुत पसंद है, हमेशा जो है शुभ मजाक उड़ाते हैं, तकरीबन मैं 5 से 6 ये डालूंगी। मैंने हाफ बीच में से कट कर लिया है, मैं ये डालूंगी यहाँ पे। साबुत साबुत ये दोनों चीज़ें डालेंगी, ठीक है। उसके बाद 1 टीस्पून भर के आपने डालनी है काली मिर्च। ये तो टू स्पाइस हो गया। थोड़ा सा नमक, नहीं, सॉल्ट इज नॉट स्पाइस। नहीं, सॉल्ट जो है वो फिर टेस्ट ब्लैक एनहांसर पेपर के तौर पर आता है। नहीं, ग्रीन नॉट इज अ स्पाइस, इट्स अ वेजिटेबल। जो ग्रीन चिलीज हैं वो वेजिटेबल्स में आती हैं। और जो स्पाइस है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेपर है, ठीक है। और इस ब्लैक पेपर में ही बनेगा और ये हमारा इस तरह से जाएगा दम के ऊपर। जब ये इसके छिलके जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम छिलके ऊपर से उतार लेंगे। अच्छा, आपने ढाबे की कढ़ाई में ये चीज़ महसूस की होगी कि आप घर में जो कढ़ाई बनाते हैं उसमें वो एक लेस नहीं आता, उसके अंदर जो है वो एक कॉम्बिनेशन, जो एक कंबाइंड फैक्टर हमें ढाबे वाली कढ़ाई में कुछ मिलता है वो घर में नहीं मिलता। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि हम घर में टमाटर काट के इस्तेमाल करते हैं और जो है वो ऐसे रख देते हैं। और जो है हम नॉर्मली जो किचन में बनाते हैं अपने, वो हम ऐसे काट के यूज़ करते हैं, लेकिन जो ढाबे वाले बनाते हैं वो साबुत टमाटर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर इस वक्त जो मैं ये चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ वो सप्रोसो की है। मैंने डायरेक्ट फ्रीजर से निकाली, थॉ किया और पकाने के लिए रख दिया। इट्स वेरी ईजी टू मेक। आपको कोई ज़रूरत नहीं है धोने की, करने की, आप सिर्फ इसको थॉ करें और इस्तेमाल करें। अच्छा, बहुत साफ सुथरी चिकन होती है। ये भी तो कहते हैं कि जब आपने मीट इस्तेमाल करना हो, चूँकि आप अपने ज़रा सप्रोसो का चिकन, आपने ज़रा फ्रोजन मीट आप इस्तेमाल कर रही हैं, तो तरीकेकार क्या होना चाहिए? आइदर कि आपने फ्रोजन मीट लिया और डायरेक्टली कुक किया, या पहले माइक्रोवेव में आपने डीफ्रॉस्ट किया फिर कुक किया, या कुछ देर आपने फ्रिज सेक्शन में रखा और फिर कुक किया? देखिए जी, हमारे जब हम लोग कलनरी की जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसके अंदर हमें ये बताया जाता है जो एक प्रोफेशनल वे ऑफ थॉ है किसी भी फ्रोज़न फूड का, वो है आपके फ्रिज का लास्ट पार्ट। यानी कि आपकी फ्रिज में जालियाँ बनी हुई होती हैं या ग्लास के फ्रेम्स होते हैं, और लास्ट का जो टॉप होता है जिसके नीचे वेजिटेबल्स के बॉक्सेस होते हैं, उसके ऊपर किसी भी ट्रे के अंदर या किसी भी कंटेनर के अंदर आपने फ्रीज़र से अपना मीट निकालना है या आपने जो भी यूज़ करनी है वो निकाल के उस फ्रिज वाले हिस्से में रखना है। कोशिश ये कीजिए कि आप एक दिन पहले ये काम करके रखें ताकि नेक्स्ट डे आपको बिल्कुल डिफ्रॉस्ट मिले। और पता है समीर, इस पर रिसर्च भी सामने आई कि अगर आप इस तरह ना करें, कि बहुत प्यारे तरीके से आपने बताया कि फ्रोजन मीट को आपने फ्रिज में भी जो आपका वेजिटेबल सेक्शन है उसके ऊपर रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आपने किचन में रख दिया, ओपन स्पेस में रख दिया, तो वो जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगे, आपके आसपास का सारा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। बहुत सुगड़ हैं आप ऐसे, आज मुझे पता चला ये बात। अच्छा, एक और चीज़ नहीं शुएब, माशाल्लाह से आपको बहुत नॉलेज है और आपको बहुत अच्छे से चीज़ों का पता है। मैं बड़ी इम्प्रेस्ड हूँ आपकी मदर से, थोड़ा सा और आपकी वाइफ से भी, कि उन्होंने जो है अब बताइए, बिल्कुल बताइए। एक चूंकि अब ज़रा मीट की बात हमने की है, तो रिसर्च जिसका हम हवाला दे रहे हैं उसमें ये भी कहते हैं कि जो वेजिटेबल्स हैं उसको आपने सादे पानी से नहीं धोना सिर्फ, ठीक है। वैसे तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में हम ये भी देखते हैं कि जब गटर के पानी से सब्जियां काश्त हो रही हो तो फिर आपने क्या करना है, तो कहा ही जाता है कि आप उससे विनेगर से वॉश करें, थोड़े विनेगर वाटर में उसे रखें, वॉश करें, फिर इस्तेमाल करें, तो वो सब्जियां आपकी बड़ी अच्छे तरह से साफ होंगी। जिस तरह आपने बयान किया उस तरह सब्जियां आपको अच्छे से साफ होती है। हाँ, और एक चीज़ और भी है समीन, उसमें यह है कि जो गोश्त हम लेकर आते हैं बाहर से, ताज़ा गोश्त सब लेकर आते हैं, अगर हमने उसे टैप वाटर में धोया नहीं, पानी गिर रहा है और हम साथ ही वो धो रहे हैं, तो छींटे गिरेंगे कपड़ों के ऊपर, आसपास बैक्टीरियाज भी कंटामिनेट करेंगे। तो आप एक कंटेनर में पानी लें और उस गोश्त को उसमें धोएं या उस पानी से धोएं, और फिर उससे आपने जो भी पैकेट्स बनाने हैं जैसे आज मेरे ख्याल में आपकी क्लैपिंग बनती है, इतनी अच्छी रिसर्च करके आए हैं, ये तो पहले से पता चीज़। वाह, सही बात है। अच्छा, चलें मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताइए कि गोश्त का ऐसा कौन सा पार्ट है जो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे कंटामिनेशन के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको पता है? लिवर, चिकन का स्पेशली पता है आपको? लिवर, नो, ओके, नो। अच्छा, मैं बताती हूँ, देखें, चाहे मीट हो या चाहे चिकन हो, जहाँ पे भी आपको ब्लड के क्लॉट्स नज़र आते हैं, यानी कि ब्लड जमा हुआ नज़र आता है, कोई चोट पड़ी होती है, चिकन को चोट लगी होती है या कुछ जहाँ पे आपका क्लॉट नजर आएगा, आपने वो पार्ट को रिमूव कर दिया। और लिवर मैंने इसलिए कहा उससे ब्लड निकल नहीं रहा होता, धो के
जी, होता ये कि हमारे पाकिस्तानी कुजीन के अंदर हम लोग काफ़ी हाई फ्लेम के ऊपर खाना बनाते हैं और बहुत देर तक बनाते हैं, तो बहुत हद तक जो जर्म्स होते हैं, जो ब्लड के मसले होते हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे फूड ऐसे हैं जिसके अंदर हमें जल्दी कुकिंग करनी होती है, तो बचने के लिए, देखें बीमारी बताकर नहीं आती है, आपको अपनी बचत करनी है। तो बचने के लिए अगर आप कोई भी पार्ट ऐसा देखें जहाँ पर आपको ब्लड का क्लॉट नज़र आ रहा है, आप फ़ौरन उसको रिमूव करें और उसके बाद आप अपनी चिकन इस्तेमाल करें। अच्छा देखें, मैंने आपको ये बताया कि लास्ट आपने उस पर रखना है फ्रिज में। क्यों रखना है? क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आपका वाटर ड्रिपिंग होती है तो आपकी किसी भी चीज़ के अंदर ब्लड या चिकन का वाटर ड्रिप ना हो, इसलिए मैंने बोला कि लास्ट के अंदर आप रखें। और जो हमारे घर में नॉर्मल प्रैक्टिस की जाती है, जैसे मेरे घर में भी होता है, मैं झूठ क्यों बोलूँ, हमारे घर में नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है, हमने सुबह उठे, चिकन निकाला, मीट निकाला, पानी में डबो के रख दिया। नॉट अ बैड प्रैक्टिस बट नॉट प्रैक्टिकल इन द आप जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकली आप नहीं कर सकते हैं। इट्स नॉट हेल्दी बिकॉज जाहिर सी बात है, पानी है, ब्लड है, चिकन है, ये जितने भी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके अंदर ब्लड होता है, उसके अंदर कॉन्टेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी होते हैं ख़राब होने के। आपने देखा होगा अक्सर वक्त ऐसा भी होता है कि जहाँ से चिकन बिल्कुल जो है कहना चाहिए मतलब पिघल जाती है, वहाँ से वो हल्की किसी ग्रीन होना शुरू हो जाती है या कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो रीज़न ये होता है कि वहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो हमला करना शुरू हो जाते हैं और उस चिकन को जो है नुकसान पहुँचाने लगते हैं। इसलिए कहा यह जाता है कि आप फ्रिज में रखें ताकि आपके जो फ्रिज का एक टेम्परेचर मेंटेन होता है तो आपकी जो चिकन है या मीट है वो ख़राब नहीं होगा। ठीक हो गया समीन, अभी हमारी कढ़ाई कहाँ तक पहुँची है? लाहौर तक। बस ये देखें, ये जो है ना, ये देखें, मैंने आपको ये दिखाना था कि ये हमने निकाल लेना है, ऐसे ऐसे निकाल लेना है, निकालना है, हमने इसको अलग करके रखना है और अब हमने इसकी करनी है अच्छे से भुनाई। मुझे सारी कढ़ाइयाँ एक जैसी भी लगती हैं, ढाबा स्टाइल कढ़ाई। वन स्पाइस भी था कुछ, हमने बिगाड़ दिया, अशर नशर कर दिया समीन की डिश का। समीन एक दफा दिखाया जो भुनाई हुई है। जो हम पहुँचे हैं बिल्कुल फिनिशिंग की तरफ। देखिए मैंने आपको बताया था कि टमाटर और हरी मिर्चें मैंने डाली थी, साथ में मैंने डाला था इसके अंदर जो है वो कुटी हुई काली मिर्चें और नमक। अब देखें हुआ कुछ ये कि ब्रेक के अंदर मैंने थोड़ी सी मेहनत की और आप ये देखें कि इसका मसाला जो है वो बड़ा बेहतरीन सा तैयार हो रहा है। मैंने मेहनत ये की कि मैंने इसको मैश किया है, ठीक है, या तो आप चम्मच से मैश करें या फिर ये मैशर होता है आप इससे मैश करें, ऐसे ऐसे करके। अच्छा मैं आपको जो बता रही थी कि डिफरेंट टेक्सचर जब आप काट के टमाटर इस्तेमाल करते हैं और जब आप साबुत टमाटर इस्तेमाल करते हैं तो टेक्सचर में यानी कि ग्रेवी में थोड़ा सा फ़र्क आता है। अगर आप खुद ही देखेंगे, कैमरा दिखा रहा होगा कि जो ग्रेवी है उसमें हल्का सा फ़र्क है। कटे हुए टमाटरों के अंदर आपका टमाटर का जो पूरा एक जो पूरा फाइबर होता है वो कट जाता है और इसके अंदर आपको फाइबर पूरा नज़र आएगा और एक बहुत वेल कंबाइंड और एक अच्छी किस्म की जो है वो मसाला तैयार होगा। और यही फ़र्क होता है घर के बनाने में कढ़ाई और ढाबे वाली कढ़ाई में। बहुत सिंपल होती है और मेरा वही वाला फार्मूला, लेस इज़ मोर, ओनली वन स्पाइस, हरी मिर्चें बहुत सारी, नमक और उसके बाद मेन इंग्रेडिएंट है इसका कुटी हुई काली मिर्चें। मेक श्योर आपने कुटी हुई काली मिर्चें इस्तेमाल करनी है, आपने पिसी भी इस्तेमाल नहीं करनी है। मैंने शुरू में भी 1 टीस्पून भर के डाली थी, अब मैं दोबारा से एंडिंग में भी 1 टीस्पून भर के डालूंगी ऐसे करके। और बहुत सारी हरी मिर्चें मैं वापस डालूंगी, जिसमें मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट कढ़ाई में बहुत मजे की लगती हैं। और यहाँ पर आएगा इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपने जो पहले स्पाइस ऐड किया और जो आपने एंड पे ऐड किया, फ़र्क क्या पड़ेगा इससे? खुशबू। देखिए जो पहले वाला स्पाइस था वो मिक्स हो जाएगा आपकी चिकन के साथ और सारे आपका जो पूरा जो यहाँ पे ग्रेवी बनी है उसमें, और जो मैंने अब डाला है उससे बहुत स्ट्रॉन्ग एक खुशबू आएगी। बिल्कुल एंड में मैंने दम के ऊपर यहाँ पे रख दिया है आवाज़ खत्म हो गई है, हमारी कढ़ाई अब दम पे है और बिल्कुल रेडी है। अब हम आ जाते हैं अपनी ड्रिंक की तरफ जो है मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी कोलाडा। सो मैंगो तो है नहीं, सो मैंने कहा मैंगो आइसक्रीम इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं मैंगो आइसक्रीम। अच्छा जी, उसके बाद हमारे यहाँ पर आया मिल्क। अच्छा इसके अंदर भी जो है ना एक हमारा जो है ना वो है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हम इस्तेमाल करेंगे आप मैंगो और स्ट्रॉबेरी के साथ। और यहाँ पे मैंने डाली है फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ है मेरे पास। अच्छा आपको मैं बता दूँ कि स्ट्रॉबेरीज जो है वो फ्रोज़न करने का बड़ा आसान तरीका है। आप घर में जब भी स्ट्रॉबेरीज़ हैं आपको लगना शुरू हो जाए कि थोड़ी बहुत ये ख़राब की तरफ होने जा रही है, तो आपने सिंपल ये करना है कि आपने इनको काट के और किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर काट के फैलाइए। उसके बाद इसके अंदर डालिए आप चीनी और ढक के रख दें। ये आपकी साल भर भी जो है ना स्ट्रॉबेरी जो है ना आपकी ख़राब नहीं होगी। अच्छा उसके बाद हमने यहाँ पे डाली बर्फ़।
फ्रीजर में, फ्रीजर में। अच्छा, फ्रीज करनी है ना, फ्रोजन स्ट्रॉबेरी का बता रही हूँ मैं आपको। फ्रीज करनी है दराज में। अच्छा जी, खा रखे तो यहाँ पे कढ़ाई की बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। अब ये शुरू हो रहा है हमारा खड़ यहाँ पर। और हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का वो है जी रूह अफ़ज़ा। मैं सबसे एंड में डालूंगी बिकॉज मैं चाहती हूँ कि स्ट्रॉबेरी और मैंगो के फ्लेवर के साथ जो रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर है वो बिल्कुल टॉप पर आए। सो हमने सबसे पहले यहाँ पर अपना जो ये हमारा जो ड्रिंक है वो डाल दिया। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे मैं डालूंगी ऊपर ऑन टॉप चॉप्ड स्ट्रॉबेरीज। और उसके बाद हम डालेंगे रूह अफ़ज़ा। इसको हल्का सा मैं करूँगी ड्रिज़ल। अच्छा, ये मैंने डाला स्पून में और स्पून से मैंने डाला ऐसे ऐसे करके, वाह, ताकि जो फ्लेवर है रूह अफ़ज़ा का वो ज़बरदस्त सा आए। अच्छा, ये जी डन हो गया हमारा। और हम अब कढ़ाई की भी अपनी प्लेटिंग करते हैं जो कि बिल्कुल तैयार है। इसको ज़रा मैं अच्छे से पहले ग्लास जो है वो मैं साफ़ कर दूं। अच्छा, सफाई नित सामान है तो सफाई जो है वो खाने में भी जो है ना बहुत ज़रूरी है कि जब आप खाना किसी को सर्व कर रहे हो तो वो साफ़ सुथरी प्लेटर में हो, आपका डोंगा भी साइड से बिल्कुल साफ़ हो। और ये बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा जी, अब आ गया हमारा कढ़ाई और आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी ये बेहतरीन लग रही है और कितनी ये ज़बरदस्त लग रही है। साथ में फ्रेश हरी मिर्चों का कलर, साथ में जो है वो पुरानी जो हमने डाली थी पहले वाली हरी मिर्चें के लिए दुरुस्त कैंडिडेट है ये कैंडिडेट। बिल्कुल। अच्छा जी, कैंडिडेट। अच्छा, निकालती हूँ मैं इसके अंदर। ये जब आप खाएंगे ना शुएब, खाने के मामले में तो मैं आपको बताऊं कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि इस पे सिर्फ और सिर्फ काली मिर्चें डली हुई हैं। ये इतने मज़े की होती है क्योंकि हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्लेंडेड फ्लेवर आ जाता है और किसी को ये पता नहीं चलता। मैं आपकी बात से ज़्यादा इसके खाने के बाद एतबार करना चाहूँगा। आप कराची आइए, मैं आपको इनवाइट करती हूँ। मैं लिखता रहा हूँ। मैं जब आई थी समीन ने मुझे कोई लिफ्ट नहीं कराई, बंदे पे फर्क होता है जी। कोई मैसेज नहीं किया कि आप कराची आई हैं। मैं आपकी कोई खातिर सॉरी, माय फॉल्ट, इट्स माई फॉल्ट। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ कि मैं पता नहीं आपको कैसे मैंने मिस कर दिया। और मुझे थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग ये हुई कि आप शायद स्टे करेंगे यहाँ पे और मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था कि आप उसी दिन आप चली भी गई। स्टे भी किया था मैंने। कितने दिन स्टे किया था आपने? एक रात स्टे किया था, क्योंकि हम तो रोज अगले दिन वापस एक रात स्टे किया था ना आप। एग्जैक्टली मुझे दिमाग में ये था कि शायद आपने दिमाग में रखा समीन, यही बहुत बड़ी बात है। वाह, आपने दिमाग में रखा, यही बहुत बड़ी बात है। I apologize। आप दोनों लड़ाई माफ करें, ये मुझे कढ़ाई खिलाएं। ये सिर्फ इसलिए कि अगली दफा दिल में भी रखे और अच्छा। हम दोनों को दावत दें, जरूरी है। बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम आप जब भी कराची आए आप मुझे जरूर कांटेक्ट करें, मैं आपको अपने घर बुलाऊंगी और डेफिनेटली जो चीज़ आपको पसंद है मैं आपको बना के खिलाऊंगी। और घर आके हम वैसे मोइज़ भाई से पूछेंगे उन्हें क्या क्या बनाना आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच समीन। साथ में बातें नोट कर लें मोइज़ भाई, ये बात नोट कर लें जी। चलिए, ये कढ़ाई और ये ड्रिंक ट्राई कीजिएगा। डू गिव अस योर फीडबैक। ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे रमजान और हम स्टे विद अस। वेलकम बैक जी रमज़ान, और हमें आपको खुश आमदीद कहेंगे। और आज आपकी एक ऐसी खातून से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने बहुत सारी ख़वातीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी हैं, उनको दोबारा से मुस्कुराना सिखाया है जब वो भूल गई कि हाँ हम वो मुस्कुरा भी सकती हैं और सोसाइटी उनको वापस उसी तरह से अपना सकती है। तो उन्होंने वो अपनायत भी दिखाई, उनको अपनाया भी, और साथ साथ उनके चेहरों पर मुस्कुराहट भी। हम बात कर रहे हैं मुसरत मिसबा की, जो कि एक ज़बरदस्त कैंपेन भी एक इदारा रन करी है स्माइल अगेन के नाम से। और साथ साथ शुएब अगर इनकी बात की जाए तो इनके मेकअप प्रोडक्ट्स वो इन्होंने किस तरह से स्टार्ट की। मुसरत मिसबा इनके प्रोडक्ट्स जो हम सब इस्तेमाल करते थे जी, टीवी में बैठे हुए इस्तेमाल करते हैं। उनका अंदाज़े बयां, लोगों को मोटिवेट कर देना, एक पॉजिटिव वाइब जनरेट करना, हम सब इसी तरह से तो देखते आए हैं उनको। मुसरत मिसबा साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अच्छी हूँ। अब इसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी है। और आपकी वजह से बहुत लड़कियों की जिंदगियां अच्छी हुई हैं।
बस ये अल्लाह का करम, अल्लाह ने वसीला बनाया आपको। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो सैकड़ों 800 के करीब लड़कियाँ बच्चियाँ 800 प्लस बच्चियां हैं जिनको तेज़ाब या मिट्टी के तेल से जला दिया। उसमें बच्चे भी शामिल हैं और कुछ मर्द हजरात भी हैं। जितने सालों से आप ये कैंपेन लेकर चल रहे हैं, जितने सालों से आप इस पर बात करती आ रही, जितने सालों से इस पर आपने एक अपना अंदाज़ ज़रा शेयर किया, तब्दीली आई रवैयों में, इन वाक़यात में, हालात में, सोच में? वाक़यात तो कम नहीं हुए लेकिन जो तब्दीली आई है वो ये आई है कि अभी ख़वातीन या ये बच्चियाँ अगर उनके साथ ये हादसा या वाक़या हो जाता है तो वो रिपोर्टिंग उन्होंने करना शुरू कर दी। पहले वो रिपोर्टिंग भी नहीं कर पाती थी क्योंकि घर वाले हिम्मत नहीं पकड़ पाते थे या हालात जो थे, फिर क़वानीन जो थे उसमें तरमीम बाद में हुई तो उसकी वजह से थोड़ी सी बेहतरी ये आई कि जो परपिट्रेटर्स होते हैं या मुजरिम होते हैं उनको कहीं ना कहीं सज़ा जो है वो मिलती है। अच्छा, अब आपने अभी जिक्र किया कि ख़वातीन के साथ साथ मर्द भी हैं जिनके ऊपर तेज़ाब फेंका गया है, क्या वजूहात सामने आती हैं? क्योंकि ख़वातीन के हवाले से हम देख रहे होते हैं दुश्मनी होती है, किसी लड़के ने आके तेज़ाब फेंक दिया या कोई झगड़े के दौरान। मर्दों के ऐसे वाक़यात किस वजह से आते हैं? मर्दों के वाक़यात में एक तो दुश्मनी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, और एक जो होता है वो ये होता है कि एक लड़की में अगर एक दो लड़के जो हैं वो पसंद करते हैं तो जिसके साथ दूसरे लड़कियों को इसलिए फेंक देता है कि इसके साथ ना हो, मेरे साथ शादी हो जाए या दोस्ती हो जाए, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, बट अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें ये पागलपन है दिमाग का, ये तालीम का फुकदान है, ये तरबियत की कमी है और ये मज़हब से दूरी है। बेशक। अब जब भी ऐसा कोई केस आपके सामने आता है, वो जो मुतासरा लड़की है, हम लड़कियों पर ज़्यादा तादाद उनकी ज़्यादा है, एक लड़की का जब केस आपके सामने आता है तो किस तरह परसू किया जाता है? उस लड़की को हिम्मत कैसे दी जाती है? एक तो ज़रा उसका इलाज मुआवजा अपनी जगह, लेकिन उसको उठाना भी तो है। साइकोलॉजिकली जितनी वो डिस्टर्ब होगी, उस ट्रॉमा से जो उसे निकालने में आपकी ज़िम्मेदारी वो किस तरह से अदा होती है? तो होता यह है कि जब हम इन बच्चियों को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो किसी न किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती हैं क्योंकि ये क्रिमिनल केस होते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर वहाँ से बच गई, ज़्यादातर बच्चियाँ बच भी नहीं पाती हैं, तेज़ाब इतना सख्त होता है या इस तरह जला दी जाती हैं, तो अगर वो बच गई तो फिर हम उनको बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ में लाते हैं। इलाज शुरू होता है, 25, 30, 35, 40 सर्जरीज़ जो होती हैं वो कॉमन है। उस दौरान में जैसे आपने कहा कि जो ट्रॉमा है उसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी होता है कि वो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को देखें, उनको भी दिखाया जाता है, मगर यही ज़रूरत उनके तमाम घर वालों की भी होती है क्योंकि बच्चियों के साथ रवैया जो है वो अच्छा नहीं होता है और उसमें ये नहीं है कि माँ बाप उनसे मोहब्बत नहीं करते, बल्कि मैं समझती हूँ कि उनके पास वसाइल ही नहीं है कि वो इन बच्चियों के इतने महंगे ऑपरेशन करके उनको दोबारा पाँव पे खड़ा करें। सो दे नॉर्मली लेफ्ट टू रॉट लाइक वेजिटेबल्स। जब वो उस ट्रॉमे से निकलती हैं और दे वेरी सुसाइडल। अगर किसी माँ के ऊपर तेज़ाब फेंका है तो उसके बच्चे अपनी माँ को नहीं पहचान सकते, तो ये बहुत तकलीफ़देह बात होती है माँ के लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो उनको दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए हम इनके वर्कशॉप्स करते हैं, आपस में बैठते हैं, आपस में इन बच्चियों को बिठालते हैं, ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जहाँ पर जब वो एक दूसरे को देखती हैं वो कहती हैं अरे हमसे भी ज़्यादा कोई जला हुआ है या हमसे भी ज़्यादा तकलीफ़ में, या उन बच्चियों को साथ लेकर आते हैं जो किसी मुकाम पर पहुंच गई हैं। ये तो इनकी काउंसलिंग की बात होगी बच्चियों की कि किस तरह से वो खुद सोसाइटी में जा सकती हैं और दोबारा से अपना वो मकाम हासिल कर सकती हैं। वो मकाम तब हासिल करेगी जब सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। बच्चियों की तो आपने काउंसलिंग कर दी, अब वो जो सोसाइटी है उसको किस तरह से बदला जा सकता है, वो कैसे एक्सेप्ट करें? जो रवैये हैं ये बहुत मुश्किल से बदलते हैं क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जो बच्चियां हमारे पास डेप्लेक्स में भी काम करती हैं, कोई क्लाइंट अगर आता है और हम उनको वो बच्चियां अगर, तो वो कहती हैं इनसे नहीं करवाइए, किसी और से करवा दें। तो पेनफुल, हाँ, सो इट इज़ पेनफुल कि वो क्यों ना करें तो इट्स एन आर्ट। हाँ, सो आई नॉर्मली टेल देम कि आपके पास चॉइसेस हैं, आप कहीं और करवा लें, लेकिन इनको मौका तो दें। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो लड़कियाँ अपना मुकाम बना रही हैं, लेकिन
ये आम सी बात है कि अगर वो बाज़ार में जा रही होती हैं तो मुँह लोग देख के उनको कहते हैं हाय हाय क्या हो गया, या वो मोहल्ले में, उसी मोहल्ले में जहाँ पे उन्होंने शायद बचपन गुजारा हो, जवानी गुजारी हो, वहाँ पे उनके नाम लेके बच्चों को डराया जाता है कि ना 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 मैं उसको बुला लूँगी। अब ये चीज़ें जो हैं ये गलत हैं बिल्कुल, और उसको ख़त्म करने के लिए हमें एक कैंपेन हमेशा जारी रखनी पड़ती है रवैयों को बदलने के लिए। माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब सबको मिलाना बिठाना, शादी ब्याहों में उनकी शिरकत करवाना ताकि वो नॉर्मल फ़ील करें। और बच्चों में जब इन बच्चियों में कॉन्फिडेंस आता है तो फिर वो जो है वो फिर मुकाबला कर लेती हैं। फिर वो नजरों का मुकाबला भी कर लेती हैं, दिलों का मुकाबला भी हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि वो जो राइडर बच्ची है, मैंने एक दिन उससे पूछा कि तुम्हें कोई रास्ते में सड़क में तंग तो नहीं करता? वो कहती नहीं, मैं अपना हेलमेट उतार देती हूँ, डर के भाग जाते हैं। वो उसने उस चीज़ को स्ट्रेंथ बना ली अपनी। और माशाल्लाह से वो जो लोग जो तंग करते होंगे, आई एम श्योर कि उनके दिल में कुछ होता होगा कि ये हमने क्या किया। सो ना सिर्फ ये कि वो दूसरी ख़वातीन को भी तंग करना छोड़ देंगे और इन बच्चियों के लिए भी बेहतर। ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है। आपका ख्याल कैसे आया कि ये ही काम मैंने करना है? किस तरह से, कोई पहला केस देखा था या ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जब आपने ये इनिशिएटिव लेने की सोची? ख्याल इस तरह, एक बच्ची आई थी मेरे पास और जो मेरी वो उसके ऊपर तेज़ाब फेंका था, एंड शी वांटेड टू हेल्प मी विद सो दैट आई कुड डू गुड मेकअप ऑन हर, लेकिन वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने उसके इलाज का सिलसिला जब शुरू किया तो उस पहली बच्ची के बाद मेरी ज़िंदगी का एक यू टर्न था, क्योंकि मैंने जहाँ अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी कि क्यों नहीं मुझे ये चीज़ पहले दिमाग में आई, वहाँ पे मैंने शुक्र भी अदा किया, क्योंकि ना तो हम पहले इस काबिल थे, ना आज हैं, ना आइंदा होंगे जिस काबिल अल्लाह ताला ने हमें बनाया और जो कुछ नवाजा है, हम शुक्र नहीं अदा करते। लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया या आपको मौका दिया या किसी को भी मौका दिया तो ये हमारी खुश नसीबी है। तो इस तरह से ये एक बच्ची से सिलसिला शुरू हुआ और अब जैसे आपने भी बताया भी कि 800 प्लस जो है वो विक्टिम्स हैं। अब ये तो ज़रा एक केस था, लेकिन आई एम श्योर देयर इज ऑलवेज अ बैकग्राउंड टू समथिंग। हम कहते हैं ना कि किसी को महसूस करने के लिए उसकी तकलीफ़ और दर्द को आप अगर किसी ऐसे ट्रॉमा से गुजरे हो तो आप ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। मेरा काम जो है ना वो ख़वातीन के साथ रहा शुरू से। यानी माई बिजनेस इज़ ब्यूटी रिलेटेड, इट्स ऑल अबाउट ग्लैमर एंड इट्स ऑल अबाउट मेकिंग समबडी लुक रियली नाइस। उसके अंदर ये चीज़ तो हमेशा रहती थी कि भाई बच्चियों को मदद करनी है, बच्चियों को हेल्प करनी है, उनको संवारना सजाना है, बट इन अ पॉजिटिव वे। तो शायद ये तो जहन में था कि ख़वातीन एम्पावर्ड होनी चाहिए, ख़वातीन मजबूत होनी चाहिए, मगर सच बात यह है कि ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि कोई जान पहचान वालों के यहाँ कोई जला है तो मुझे याद है। हाँ, दुख और तकलीफ़ की अगर आप बात करें तो मेरे अपनी परेशानियाँ, मेरे अपने प्रॉब्लम्स जो थे वो मुझे हर उस बच्ची और उस औरत से करीब करते थे जो शायद उस तकलीफ़ और दर्द से गुजरी हो या गुजर रही हो जिससे मैं गुजरी थी। सो एंड दैट टू एट अ वेरी यंग एज। यस, आई स्टार्टेड वेरी यंग, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो शुक्र अल्लाह का आपने अपना नाम बनाया। बहुत से लोगों को वो नहीं पता, आपकी अपनी कहानी भी नहीं पता। इफ़ यू अलाउ मी, अब आपके लंबे बाल होते थे आप। हाँ, ये कैसा ये कोई अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं। आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई गॉट मैरिड और मैं अपने द मैरिज डिड नॉट वर्क आउट, तो मैं फिर अपने माँ बाप के घर में आ गई और उस वक्त ही मेरे वालिद साहब हयात थे, तो उन्होंने ये कहा कि अब मेरी कोई बच्ची जो है जब तक अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर लेगी उसकी शादी मैं नहीं करूँगा। लेकिन मसरत जो थी वो अब उस वक्त तालीम मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी। मैंने फिर डैडी को ये कहा कि मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ था, तो मुझे सिर्फ ये था कि अब तो मैंने अपने बच्चों को ख़ुद पालना है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मेरे माँ बाप मुझे या मेरे बच्चों को नहीं पाल सकते थे या ख्याल रख सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे ऑप्शन दी और मैंने ऑप्ट किया कि मैं कोई काम करना चाहती हूँ। दैट ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ख़वातीन जो अर्ली एज में किसी वजह से
अपनी उनकी शादियाँ नहीं चल पाती या वो कोई इस तरह के हादसे उनको अपनी तालीम भी मुकम्मल करना चाहिए और हुनर भी सीखना चाहिए। बिल्कुल। आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बहुत सारी लड़कियां अभी हमें देख रही हैं और वो आपसे ये जानना चाहेंगी, मेकअप प्रोडक्ट्स आपके हैं, सैलून आप रन करती हैं, जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं जो सोसाइटी ने बना दिए हैं, जब बच्चियां आके आपको कहती हैं हमारा रंग जो है आप गोरा कर दें, ये वाली बेस हमें लगा दें, ये फाउंडेशन हमें लगा दें, क्या पैगाम देती हैं उनको? किस तरह से आप सेटल करती हैं उस टाइम पे कि नहीं तुम्हारा जो रंग है तुम इसी में खूबसूरत हो? हमको शुक्र अदा करना चाहिए ना, अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ भी दिया, बाल छोटे बड़े, चेहरा जैसा भी दिया, रंग जैसा भी दिया। अनफॉर्चुनेटली ये फिर वही कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, जहाँ पे गोरी रंगत जो है या साफ़ रंगत जो है वो लड़कियों की खूबसूरती का पहचान है। उसको ख़त्म करने के लिए रवैये, मेंटल जो ब्लॉकेड है वो बंद करना पड़ेगा। और मैं बच्चियों को ये कहूँगी कि प्लीज़ रंग गोरा करने वाली जो क्रीमें होती हैं वो बहुत नुकसानदेह होती हैं, उनको नहीं इस्तेमाल करें। आपको अगर कोई हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो आप ज़रूर अच्छे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। दैट ब्रिंग्स मी टू माई हलाल प्रोडक्ट लाइन MM मेकअप जो है। हाँ, अच्छा, तो उसमें आपको कलर्स मिल सकते हैं जो कि आपके रंग को बेहतर कर सकते हैं, आपकी स्किन हेल्दी होगी। बिल्कुल, हाँ। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर डाइट। आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ें। आप जो आपका अगर बजट इजाज़त ही नहीं दे रहा किसी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ के लिए, तो आप घर की बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप इस्तेमाल करती हैं, लगाती हैं, जिससे आप बेहतर लगती हैं। बट योर डाइट इज़ अ मस्ट, योर एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट, योर पॉजिटिव थिंकिंग इज़ अ मस्ट। वो ग्लो आना चाहिए, रंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। हर इंसान मुख्तलिफ है, अल्लाह ने बनाया है, जो रंग दिया है आपका आप उसी में ही खूबसूरत। एंड प्लीज़ शेयर, क्योंकि अच्छी बातें शेयर करना, लोगों की मदद करना, स्माइल अगेन फाउंडेशन की मदद करना, इससे किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। कोई बच्ची अगर आपके पास आके ये कह रही है कि मैं क्या करूं, मेरा रिश्ता नहीं आ रहा क्योंकि मैं रंग ऐसा है, तो उसको पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, उसको पॉजिटिव बातें बताइए कि नो, एतकाद और मजबूती तो रखो। बिल्कुल, ऐसे कैसे हो सकता है? जोड़े बनाए हैं, बिल्कुल, बस मुकर्रर वक्त पर होंगे। बहुत शुक्रिया आपा, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू जी। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है रमज़ान और हम वापस आएंगे, साथ रहिए। रमज़ान और हम एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद, और उस शख्सियत की बात करते हैं जिसने इस सोसाइटी में एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है तिब के शोबे में। डॉक्टर अब्दुल बारी खान पाकिस्तान के नामवर माहिर अमराज क़ल्ब हैं और इंसान दोस्त शख्सियत हैं। आपका कायम करदा इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क मुल्क भर में गरीब अफराद को सेहत की मुफ्त सहूलियात फराहम कर रहा है, और उन्हीं की समाजी खदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाल इम्तियाज़ और तमग़ा इम्तियाज़ से भी नवाजा है, जबकि आपकी खदमात का एतराफ़ आलमी सतह पर भी हुआ और एशियन लीडरशिप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और DOW ग्रेजुएट एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के हॉल ऑफ फेम अवार्ड समेत कई एजाज़ात मिल चुके हैं। तो आज इस ट्रांसमिशन में डॉक्टर अब्दुल बारी खान ने हमें ज्वाइन किया है। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आपको इंडस एंड हेल्थ नेटवर्क के क़याम का ख्याल कैसे आया? इंडस हॉस्पिटल जगह सेहत के जो हालात हैं इस मुल्क के अंदर, और जो अनफॉर्चुनेटली जो सारे हेल्थ इंडिकेटर्स है वो इतने ख़राब थे, और जो प्राइवेट सेक्टर बहुत महंगा था लोगों के, उससे नहीं था, पब्लिक सेक्टर के अपने मसाइल थे, तो हमने सोचा कि कोई एक ऐसा मॉडल क्रिएट करें जहां पर क्वालिटी केयर और फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए, और ये ख्वाब 1987 में देखा गया था और ये शर्मिंदा ताबीर 2000। और बारी साहब, ये तो आपने जिक्र किया, हम सफ़र की बात भी करेंगे। इस सफ़र में अब कितने अस्पताल ऐड हो गए और किन किन इलाकों में आपने दायरा कर वसी कर लिया? जी, हमारे नेटवर्क के अंदर हॉस्पिटल्स जो हैं कोई 15 हॉस्पिटल्स हैं, कराची में, बदीन में, मुजफ्फरगढ़ में, मुल्तान में, लाहौर में, और मियाँवाली में, और गवादर के अंदर और कोयटा के अंदर एक सेक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे प्राइमरी हेल्थ के हॉस्पिटल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ के क्लिनिक्स हैं, पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम चल रहे हैं। ये कोई 51 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हैं, जिसके अंदर हमारे मोबाइल क्लिनिक्स हैं, हमारे फिक्स क्लिनिक्स हैं, कंटेनर क्लिनिक्स हैं, और बोट क्लिनिक है जो रिवर इंडस के ऊपर चलता है। और मंथली कोई तकरीबन 500 मिलियन पेशेंट पूरे नेटवर्क पे मुस्तफीज होते हैं, और ये तमाम सर्विसेज जो है ना ये टोटली फ्री होती है। इंडस हॉस्पिटल एक टोटली पेपरलेस और कैशलेस हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब, आप अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं इस शोबे में, लेकिन ओवरऑल अगर सेहत के शोबे की हम बात करें तो किन किन इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है अभी?
देखिए, सेहत के शोबे के अंदर इस्लाहात जो है, हमको अपने प्राइमरी केयर के ऊपर और प्रिवेंटिव साइड के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर हुकूमत, और ये चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि इसमें हम सबको मिलकर, तमाम सेक्टर्स को मिलकर इसको करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। HR को हमको अच्छा डेवलप करना पड़ेगा, और जब तक, और ये पैशनेट लोग जब तक नहीं होंगे, जो अंदर जो जज्बा है, बेशक मिलकर करना होगा, और इसी तरह इस शोबे में हम तरक्की लेकर आ सकते हैं। लास्टली ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे, जितना कुछ हो चुका और जितना कुछ हो रहा है, उसके बाद अगर हम आपसे ये जाने क्या करना चाहते हैं इस शोबे में मजीद, जो कि आपको लगता है कि ये पाइपलाइन में अब ये करना है, ये ऐड करना है? देखिए, हमारे अभी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं सेहत के अंदर, और हमारा ज़्यादा फोकस जो होना चाहिए वो प्रिवेंटिव साइड के ऊपर होना चाहिए, और पब्लिक प्राइमरी हेल्थ के प्रोग्राम्स होने चाहिए। और बहुत सारे इलाके हैं जहाँ एक्सेसिबिलिटी नहीं है। नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, इंटीरियर जो रूरल पाकिस्तान है, उसके अंदर बहुत गैप्स हैं। तो उसके अंदर हमको आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है ना, और जो है बहुत सारा मुल्क से बाहर जा रहा है, और तो हमको, और रूरल एरियाज़ में डॉक्टर्स नहीं जाते, उनको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। और उसके अलावा हमको आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन, लोगों को, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके, और ख़ास तौर पर जो है ना, पानी की तरफ बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी, साफ़ पानी के ऊपर। और 60% जो बीमारियां हैं वो वाटर बॉर्न हैं, तो पानी और निकासी आब, वो उसके ऊपर हम तवज्जो दे दें, लोगों के अंदर सफाई का, और सफाई निस्फ़ ईमान है। अगर उसी के अंदर हम लोग कर लें तो हम बहुत सारी अपने हेल्थ के इंडिकेटर्स को बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, और इसी तरह से तिब के शोबे में आप आगे बढ़ते जाएं, और बहुत सारे जो लोग हैं, तमाम पाकिस्तानी, उनकी ज़िंदगियां आप आसान करते जाएं। और मेरे ख्याल में डॉक्टर बारी साहब से एक दफ़ा जब बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जब शुरू किया था तो लोग यही बात करते थे कि ये नहीं चल सकेगा, ये क्या आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव ले लिया है, लोग कहाँ इसको डोनेट करेंगे, या किस तरह से एक बड़ा नेटवर्क बन सकेगा। जब इनिशिएट किया था तो बात क्या सामने आई कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, हमेशा ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि आपने क्या सोच रखा है और आप क्या करके दिखाएंगे। रमज़ान और हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी, रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। जी सैर को जाने लगे, गेस्ट करें आज हम कहाँ जा रहे हैं। हबीबी कम टू दुबई, और जो जाता है वो सही घूम फिर के वापस आता है। खुरबिल्लाही साथ मौजूद है। आज हम दुबई की बात, UAE की बात करेंगे, UAE की बात कर रहे हैं। जी। नहीं, बिल्कुल, दुबई अब इतना बड़ा हो चुका है कि इस तरह लगता है मुत्तहिदा अरब अमारात की असल निशानी दुबई ही है। आपने बड़ी चीज़ें देखनी हो, टॉल चीज़ें देखनी हो, बड़ी से बड़ी कलेक्शन देखनी हो, सब उनके पास है। अच्छा, ममालिक कवर कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि हमें कई ममालिक की तारीफ़ या कोई नुमाया चीज़ बताने के लिए माजी में जाना पड़ता, लेकिन दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात की हर बड़ी चीज़ बताने के लिए हमें आज की गुफ्तगू करनी पड़ती है, क्योंकि आज के हवाले से हर जदीद सहूलत, हर बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके पास है। खैर, अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएँ तो ये ऐसे ही एक मुमलिकत बनी जो 7 रियासतों ने मिलकर एक ही फेडरेशन कायम की, और ये 1970 में जब हुआ तो उससे अगली खूबसूरत बात यह कि बग़ैर किसी खून के ये इनकलाब आया था। हमने नायर की बात की, अल्जेरिया की बात की कि वहाँ जंगें लड़नी पड़ी, खूनी इनकलाब आए, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात में एक पीस ट्रीटी के तहत ही आराम से ये सब कुछ हो गया। और हैरानी की बात यह है कि आज भी ये इतना पुरअमन शहर है कि यहाँ पे 200 मुख्तलिफ मुल्कों के लोग रहते हैं। अपने कितने हैं उनके? अपने सिर्फ 12%। तकरीबन मुकम्मल आबादी के 12% अमीराती हैं। 17 लाख इस वक्त पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं। डाइवर्सिटी अगर आपने देखनी है तो आप वो UAE में जाके एग्जैक्टली दूसरी सबसे बड़ी आबादी जो है वो पाकिस्तानी लोगों की है जो मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद है। लेकिन अगर हम इसकी कुछ अहम चीज़ों की तरफ बढ़ें तो इसके पास एक ऐसा लैंडमार्क है कि वो खुद तो दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, लेकिन अहम बात यह है जो हम अमूमन नहीं जानते कि उस टॉलेस्ट बिल्डिंग के अपने अलहदा 15 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और वो 154 मंजिलें हैं उसकी। पिछला जब रिकॉर्ड तोड़ा तो उसकी सिर्फ 110 मंजिलें थी, और ये 154 पे पहुंच चुकी। 57 एलिवेटर्स हैं उसके अंदर, और अगर उसकी देखते जाएं तो आप हैरान रह जाते हैं कि अगर आपको कहीं ऊपर से डाइव करना पड़े पैराशूट के साथ तो आप कंफर्टेबली पैराशूट खोल सकते हैं। ऊपर हेली भी लैंड हो जाते हैं, तो ऊपर हेली भी लैंड हो जाते हैं। अभी हम आगे आएंगे, दुनिया के ऐसे होटल्स भी उन्होंने लैंड हो जाते हैं, और आप एक मखसूस टिकट पे करके एक्चुअली जा सकते हैं, देख सकते हैं, और पूरा दुबई आपकी आंखों के नीचे होता है। खैर, दुबई से ज़्यादा ही मुत्तहिदा अरब अमारात की निशानी बन चुकी है। लेकिन अगर हम अबू धाबी की तरफ बढ़ें तो उनके पास भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। हमने इटली का लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा तो सुना होगा, ऐसा ही एक लीनिंग टावर बना दी है अबू धाबी ने, जो कि 18 डिग्री टेढ़ा है, और आप हैरत ज़दा रह जाते हैं उसको देख के। लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा जो है, आप जानते हैं जब वो बना
तो वो सिर्फ एक टावर था, ये तो खैर एक मोर लाइक अ बिल्डिंग है जिसमें ऑफिसेज भी हैं, और वो ऐसे ऐसा टेढ़ा होने लग गया था, ज़मीन कमज़ोर थी। लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो बाय डिज़ाइन ये उससे ज़्यादा टेढ़ा है, उससे ज़्यादा टेढ़ा है। अच्छा। तो लीनिंग टावर को कभी इस तरफ वेट बांधे जाते हैं कि वो कहीं पूरा ना गिर जाए, लेकिन अबू धाबी के इस लीनिंग टावर के ऊपर आप जाएं, अपना ऑफिस बनाएं, किसी किस्म की आपको फ़िक्र की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो गिरने नहीं वाला। सो जो दुबई के शेख हैं, दे वांट टू डू समथिंग रियली अमेजिंग, वो कि हर चीज़ जो जहन में तख़य्युल हो सकती है वो उसको बनाना चाहते हैं। अब आप सोचिए एक्वेरियम, एक एक्वेरियम कितना बड़ा हो सकता है। सो 1 करोड़ लीटर पानी वाला एक्वेरियम भी उनके पास है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंडेड एक्वेरियम है, जिसमें 33,000 से ज़्यादा मुख्तलिफ तरह की मछलियाँ मौजूद हैं। और आप हैरान रह जाते हैं कि इतना बड़ा एक्वेरियम मेंटेन हो रहा है। और दूसरी खूबसूरत बात उसकी सफाई, जब आप उसको देखते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं कि इतना बड़ा एक्वेरियम उन्होंने बनाया। और देखिए वो कैसी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। दुबई में कोई रिवर नहीं है, दुबई के तरफ जगह जगह कॉर्निश हैं, बीचेस हैं, मगर उसमें कोई रिवर नहीं है। तो जैसे जिंदा पानी में, जब बहते पानी में जिंदा मछलियां देखने का ख्वाहिश होती है, तो उन्होंने अपने रहायशियों को, वहाँ रहने वालों के लिए कितने बड़े वो बनाए हैं कि उनकी कोई ख्वाहिश ना रह जाए। और होटल्स भी एक से बढ़कर एक हैं, जैसे आपने कहा आप उधर हेली भी उतार सकें। दुनिया का वाहिद 7 स्टार, दुनिया का पहला बड़ा 7 स्टार भी दुबई में था। और 4 स्टार 5 स्टार ही हमने देखा वहाँ पे, दुनिया कहाँ निकल गई 7 स्टार पे पहुँच गई है। उसकी जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो तो आप जानते हैं कि उसके अंदर गोल्ड के लीव्स लगे हुए हैं, 24 कैरेट गोल्ड के, ओरिजिनल गोल्ड के। जो इंटरेस्टिंग बात है, जब आप दुनिया में इंटरनेशनल ट्रैवल करें तो मेरा तो सबसे बड़ा मसला होता है मेरा तकिया। उनका एक आला काट है, यानी उनका एक मेन्यू ऑफ पिलोज है। अच्छा जी, जो वो भेजते हैं पहले कि बताइए आपको कैसा तकिया पसंद है। अमूमन तो तकिया अमूमन बच्चे लड़ने के लिए भी इस्तेमाल, आप उस तकिए के पैसे दे रहे हैं फिर सर्टेनली। लेकिन मेरे ख्याल से जो क्लास वहाँ जाती है वो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र होती है कि वो कितना पे करना पड़ रहा है। आपके लिए और हमारे लिए नहीं है इसका मतलब। सर्टेनली हम वहाँ अपनी 4 या 5 पे गुजारा करना अपनी जो सैलरी है मेन्यू कार्ड के ऊपर लिखी देख सकते हैं, खाने के ऊपर, कि मेरी सैलरी पूरी भाई तुमने क्यों लिख दी है। तो ये बहुत ही साथ लेके जाएंगे। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर इस सारे इंटरेस्ट को हम आगे बढ़ाएं तो हम सबका ख्वाहिश होती है कि हमारा एक खूबसूरत सा फ्रेम हो, फोटो फ्रेम हो। दुबई ने एकदम उनके जहन में ख्याल है कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम भी हमारे पास आना चाहिए। ओके, जब मैं वहाँ गया तो इतनी इंटरेस्ट हुआ ये देख के कि सिर्फ फ्रेम तो दुनिया के सब 492 फीट बड़ा है। यस यस। अब आप इमेजिन कीजिए कितना बड़ा फ्रेम है, और उससे थोड़ा आगे करके उन्होंने 2 पर भी बनाए हो जहाँ आप खड़े होकर अपनी तस्वीर ले सकते हैं। अहम बात कि आप उसके डेक पे जाकर दोबारा पूरे दुबई को देख सकते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो जब आप बड़ी चीज़ों की बात करते हैं, माजी में आईफल टावर था, जो हमने पहली टॉलेस्ट बिल्डिंग की बात की, 3 आईफल खड़े करो तब वो बुर्ज बनता है। ऐसी 492 फीट का एक उन्होंने आराम से बना दिया। सो अच्छा, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, अफोर्डेबल अगर आपने टूरिज्म करना है, आप सियाहत का शौक रखते हैं, मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, गेस पहली पाकिस्तान के लिए डेस्टिनेशन दुबई ही बनता है। आप बहुत कुछ देख सकते हैं। फिर जो सबीन ने कहा, आप मुख्तलिफ रियासतों, कौमों, लसान से, जुबान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को आप मिलते हैं वहाँ पर। अच्छा जी, अब हम जरा थोड़ा इससे भी आगे जाएं तो दुबई ऐसे नहीं यहाँ पे पहुँच रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो जदीद हर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन दुबई इतना जदीद था तो नहीं, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं। अगर आप उनके किसी पुराने म्यूजियम में जाए तो फिर आपको लगता है कि वो तो बहुत ही कदीमी किसी दौर में थे। 1970s तक उनकी मईशत सिर्फ 2 चीज़ों पर खड़ी थी। एक थी कि मछलियाँ पकड़ना, और दूसरे के वो पर्ल्स ढूंढना, मोती ढूंढना। तो मछलियाँ पकड़ते तो पर्ल्स ढूंढते थे। अगर आप देखें कि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि इनके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा मौशी तौर पे आप आगे नहीं जा सकते। फिर तेल निकल आए, लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए कि पूरी दुनिया में जितने भी तेल के ज़खायर हैं वो अपने डिक्लाइन की तरफ आ चुके हैं। दुबई पहला वो मुल्क था जिसने ये सेंसिटिविटी देखते हुए ये देखा कि मैं जो पूरी दुनिया को मैंने एक अपने लिए अपने दरवाजे खोले हुए हैं, अगर सब लोग हमें छोड़ के चले गए हम क्या करेंगे। तो उन्होंने साथ ही टूरिज्म की तरफ गए। अब ये सारी बिल्डिंग्स, होटल्स, फ्रेम्स की मैंने बातें की, इनके पीछे एक ही स्कोप है जो शोएब ने जहाँ से शो करोगे, हबीबी दुबई आओ। तो उन्होंने साथ ही वक्त के धारे को तब्दील होते हुए देखा कि हमारा तेल कम हो रहा है, तो वो अपनी को टूरिज्म पर ले गए, कर गए। अब आप देखें कि वो इतने एडवांस हैं कि मिनिस्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया का पहला एक अलहदा मिनिस्टर, हमारे मुल्क में मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लेकिन उन्होंने कहा कि AI जो मसनूई जहानत है इतनी आम है, उसका अलहदा एक मिनिस्टर होना चाहिए। उमर उनका नाम है, और ये वही साहब हैं जो दुबई में 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आए, जिन्होंने दुबई को एडवांस तमाम टेक्नोलॉजीज़ दी। हमने देखा जब कोविड डेज़ में भी दुबई ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। आप उनके एयरपोर्ट पे भी उतरते थे तो बहुत अमेजिंग तरीके से आपका टेस्ट हो रहा होता था। तो वो बहुत नया कुछ करना चाहते हैं। उस नए ख्वाब को पूरा करने के लिए आप देख कि शेख जायद रोड पे भी एक नया म्यूज़ियम बन चुका है, जो कि बिल्कुल एक ओवल शेप का है, उसके ऊपर मुस्लिम कैलीग्राफी। वो
बहुत एडवांस जाना चाहते हैं लेकिन अपनी रूट्स को छोड़े बगैर। एक जो आम बात हम छोड़ रहे हैं, कितनी जदीद बातें की, कितनी बुलंद इमारतों की बातें, लेकिन जब भी आप उनके रहायशियों को देखेंगे वो अपने मखसूस कपड़ों में होंगे, अपने उसी लिबास में होंगे जो जिनको देखते ही आप अंदाज़ा लगा सकते, पहचान जाएंगे ये वो। तो वो अपनी रूट्स नहीं छोड़ते, पाँव उनकी अपनी ज़मीन पर है, आंखें उनकी कायनात के ऊपर है। आप देखेंगे अब जो एस्ट्रोनॉट्स बाहर जा रहे हैं, दुबई चाह रहे हैं कि, या एमिरेट्स ये चाह रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लोग ये चाह रहे हैं कि उनका एक एस्ट्रोनॉट उसमें शामिल हो। तो ये बताना चाहते हैं कि अब हमारे पास तमाम कदीम रवायात हैं लेकिन जहानत जदीद है, आगे बढ़े। और हमारे मुल्क में 16,000 ATM है, लेकिन उन्होंने कहा हम कुछ इंटरेस्टिंग ATM बनाना चाहते हैं, उन्होंने गोल्ड का एक ATM बना दिया। सो जस्ट थिंक अबाउट, सोना निकलता है, पैसे निकलते हैं, उससे एक्चुअली सोना निकलता है। सो आप पंच इन कर सकते हैं, गोल्ड बिस्किट्स निकलते हैं, कॉइंस निकलते हैं, बाज बिस्किट्स कॉइन्स निकलते हैं। सो दुबई के पास वो सब कुछ है जो किसी भी इंसान को हैरान करता है, हैरान कर देना चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अब मुस्तकबिल में जाना चाहते हैं, वो अपने रहायशियों को अपने एक विजन लेके मुस्तकबिल में जाना चाहते हैं। दुनिया की पहली पुलिस जिसने दुनिया की जदीद तरीन महंगी तरीन रेस कार्स इस्तेमाल की, क्योंकि दुनिया की सबसे महंगी जदीद गाड़ियाँ भी वहाँ हैं, तो उन्होंने पुलिस को भी उसी से इक्विप किया। तो यहाँ से आपको नज़र आता है कि रोड से लेके बिल्डिंग्स तक, बिल्डिंग से लेके फ्रेम्स तक, फ्रेम से लेके हर चीज़ में वो कुछ बहुत जदीद, कुछ बहुत नया करना चाहते हैं। तो दिस वाज अ बिट ऑफ अ क्विक रिव्यू ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और वहाँ पे वैसे भी अगर आप पाकिस्तानी जाएं तो आपको कुछ इलाके तो ऐसे डेरा दुबई, आपको लगता है कि भाई मैं बिल्कुल पाकिस्तान में ही है, दूसरी कौमों के लोग ढूंढने पड़ते हैं। तो 17 लाख पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं। तो अगर हमने इतने मुल्क कवर किया, आपको पहली ट्रैवल डेस्टिनेशन अपनी बनाना चाहते हैं जो आपको बहुत तंग भी ना करे, खुसूसन बच्चों के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, साथ साथ आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा होने चाहिए वहाँ पर जाने के लिए। अगर आप शॉपिंग भी अगर आपने करने एक्चुअली अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं कि दुबई महंगा भी बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। दुबई महंगा बहुत ज़्यादा, लेकिन ऑफ लगती रहती है, ऑफ लगती रहती है। लेकिन आई गेस एक और बात, आई गेस हम में से जो ज़्यादातर लोग बार बार दुबई जाते हैं, दुबई के पास सबसे ज़्यादा बीचेस और डेस्टिनेशंस हैं जो विदाउट कॉस्ट आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली। सेकंड ऑप्शन इज सेंट्रल लंदन। सेंट्रल लंदन, हाँ, लेकिन वहाँ की टिकट फिर हमें बहुत महंगी पड़ेगी। अगर आप जाना चाहते हैं टाइमली टिकट्स बुक करें, जाएं। और हम कहते हैं सफ़र वसीला ज़फ़र, पूरे साल की तालीम बच्चे की और एक अच्छा इंटरनेशनल ट्रिप, उसके अंदर वैसी ही एक वो लाता है ग्रूमिंग कि वो देख सके। क्या बात नहीं, तभी जी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच्चों की इस ग्रूमिंग के लिए पहले से टिकट बुक करा के बैठे हुए हैं कि उन्हें लेकर जाना है। मैं नहीं हूँ कम से कम, हालांकि कुछ लोग हैं हमारे दरमियान में, हैं कुछ लोग जिन्होंने पहले से प्लान किया हुआ है कि हम जाएंगे बच्चों को लेकर वहाँ पे, हमें छोड़ के जा रहे हैं लेकिन बहरहाल वो जा रहे हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच, खुरम भाई साथ मौजूद थे। हमने UAE लेकिन दुबई की ज़रा इसमें ज़्यादा बात है बिकॉज दुबई पे सारा फोकस है। अब आपसे लेंगे इजाज़त, मुलाकात कल करेंगे, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।